हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यूपी स्पेशल की एक नई सीरीज शुरू किए हैं, जहां पर आज इस सीरीज क्लास फोर्थ है। यहाँ पर हम आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट पीएस एपीएस के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज हमने आरओ का एक पेपर लिया हुआ है। ये समीक्षा अधिकारी आरओ के 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। का एग्जाम हुआ था 6 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें हम केवल यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? स्टेट बर्ड ऑफ यूपी इज मोर, नहीं। मोनल, नहीं। सारस क्रेन, हाँ बिल्कुल सही। कबूतर, नहीं। द राइट ऑप्शन विल बी सी। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी होता है, स्टेट बर्ड होता है, वो होता है सारस क्रेन। ये है सारस क्रेन। ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक। अगर राज्य पशु पूछा जाए तो वो होता है बारहसिंघा। ठीक। ये है बारहसिंघा जो कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक। आपसे पूछा जाए राज्य ट्री कौन सा है, वो होता है अशोका ट्री। देखिए अशोका ट्री ये राज्य का पेड़ होता है। यूपी का राज्य पेड़ ये है अशोक का ट्री। ठीक। पलाश ये यूपी का राज्य पुष्प है। उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है पलाश। तो देखिए ये और भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो मैं इसी वीडियो में कवर करते चल रहा हूँ। ठीक। और इन्हें आगे भी आपको रिवाइज कराता रहूंगा, आपको याद हो जाएंगे इसी बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि जनजातीय नृत्य तोर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबद्ध है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज तोरा डांस अ ट्राइबल डांस फॉर्म? गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो जो तोरा जो डांस होता है, ठीक, जिसको हिंदी में तोर नृत्य भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंधित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य और उनके क्षेत्र में आपको इस वीडियो में बता देता हूँ अब। ठीक है, ताकि आपको आगे किसी भी पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लें। तो एक ये ब्रजभूमि क्षेत्र है। ठीक, यूपी का जो ये ब्रजभूमि क्षेत्र है, यहाँ पे चरकुला नृत्य बड़ा फेमस है। चरकुला यूपी के ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक। चरकुला। फिर ये है यूपी का आपका बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड में जो डांस है वो है राई, पाई, दीपावली। दीपावली भी एक डांस है बुंदेलखंड में। कार्तिक, भुरिया, फिर ये चौरा, ये बड़ा सा होगा चौरा, और ख्याल, ख्याल है। ठीक है। ये सभी जो डांस फॉर्म है कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड रीजन से, और सभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए शौरा पूछा गया था आपके पेपर में, तो आपको बस रीजन पता होना चाहिए बुंदेलखंड। ठीक है, तो बुंदेलखंड में जो भी जिले होंगे उनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे अब गोरखपुर ये पूर्वांचल में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर यहाँ पर है। ठीक है, ये सॉरी गोरखपुर यहाँ पर है। प्रयागराज ये प्रयागराज यहाँ पर है। ठीक है, बनारस वो यहाँ पर है। तो ये सभी कहाँ है? पूर्वांचल में है। जबकि बुंदेलखंड का केवल एक ही जिला है यहाँ पर, ललितपुर। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से किस रीजन में है तो आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको जिले का वाइज नहीं याद रखना पड़ता, आपको केवल क्षेत्र वाइज डांस फॉर्म याद रखने पड़ते हैं। फिर एक आता है कर्मा। मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित है कर्मा डांस फॉर्म। चौरसिया जौनपुर है यही कहीं। हाँ ये रहा जौनपुर। एक डांस फॉर्म होता है चौरसिया, का संबंध केवल है जौनपुर से। ठीक। के बाद ये पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है, पूर्वांचल से संबंधित है कुछ डांस फॉर्म।
ठीक है, उनको नाम बताता हूं मैं। एक है नटवरी, नटवरी, ठीक, धोबिया, धोबिया, धोबिया राग से बोलते हैं, का भी संबंध है पूर्वांचल क्षेत्र से। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ कई अलग अलग क्षेत्रों में जो डांस फॉर्म होते हैं वो एक साथ कंपाइल कर दी। यही यूपी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। आपको अपकमिंग एग्जाम्स में या पेपर में कोई भी डांस फॉर्म मिलेंगे वो इसी से हो जाएंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैप से ज्यादा आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 1900 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट, यह न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? Where was the foundation of newsprint project laid in September 1989? तो न्यूज़प्रिंट जो प्रोजेक्ट था सितंबर 1899 में मुरादाबाद में उसकी स्थापना हुई थी। और मुरादाबाद किस लिए फेमस है? पीतल के कामों के लिए फेमस है। पीतल के जो काम होते हैं वो मुरादाबाद में किए जाते हैं। न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट में क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर के जो कागज होते हैं ना, उनको छापने के लिए एक मिल की स्थापना की गई थी, न्यूज़प्रिंट प्रोजेक्ट। बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, भी पूछ देते हैं कभी कभी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हें भी नहीं समझ में आता क्या पूछा जाए। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स। तो मेरा एक दोस्त है फिरोजाबाद का ही, तो मैंने उससे समझ लिया था, हम लोग उसे चिढ़ाते थे, तो उसके चिढ़ाने में हमें याद हो गया कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है। फिरोजाबाद फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एक वो फोटो भी लगाई है कि फिरोजाबाद की चूड़ियां क्यों है खास। तो फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। जो यूपी के अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं, जैसे आगरा कानपुर चमड़े के उत्पादों के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, बरेली माचिस और फर्नीचर, भदोही कालीन या दरी के लिए, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद जिन्हें खुर्जा पॉटरी भी कहते हैं, मेरठ खेल के सामानों के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, मुरादाबाद पीतल के काम के लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, पहले ही बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, लखनऊ चिकनकारी की कढ़ाई के लिए, और वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए। ठीक, इन्हीं से घूम फिर के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? विच कॉमर्शियल टाउन ऑफ यूपी इज फेमस फॉर इट्स ब्रास वेयर एंड पॉपुलरली नोन एज ब्रास सिटी ऑफ द कंट्री? अभी मैंने पिछले बताया है, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद अपने पीतल के कामों के लिए जाना जाता है और इसे ब्रास सिटी ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, फिर से यही मैंने ऊपर जो सिटीज लगाए थे ये फिर से वही है, बार बार इन्हें बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखते आए होंगे तो आपको हर एक पेपर में ये जरूर मिल रहा होगा कि कौन सा शहर किस काम के लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको बार बार दिखाने से वो चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया। ठीक है, जब मतलब ये जो एक पेपर सेटर है उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, बस पुराने पेपर को कॉपी पेस्ट कर दिया है। पहले ये सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप हुआ करती थी, अब ये रह नहीं गई है। अब तो इससे बड़ी बड़ी कई खुल चुकी हैं भारत में। उस समय बनारस में सबसे बड़ी डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप हुआ करती थी, अब ये नहीं रह गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, ये आज भी पूछा जाता है। ठीक है, कि लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पर है? वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, यहाँ पर रेल के इंजन बनाए जाते थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों से मिलकर चलते थे। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स और भी पढ़ लेते हैं कि जैसे पूछा जाए कि यूपी में केवल एक ही कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहाँ पर है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो केवल एक ही जगह है यूपी में, कहाँ पर? नरौरा, बुलंदशहर, नरौरा बुलंदशहर में है यूपी का वन एंड ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर ये पूछा जाए कि ओनली रिफाइनरी, केवल एक ही रिफाइनरी है, तेल शोधन कार्यशाला रिफाइनरी जो है पूरे यूपी में, वो केवल एक ही जगह है, वो है मथुरा। ठीक, ये
रिफाइनरी को हिंदी में कहते हैं तेल शोधन कार्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? दुधवा नेशनल पार्क स्ट्रेच ओवर एन एरिया ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 490 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क 490 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे सर इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, क्या हम सबका याद रखेंगे? नहीं नहीं, आप केवल यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी का याद रखना होगा, क्योंकि यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वह है दुधवा नेशनल पार्क, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित कुछ और भी बातें जान लेते हैं कि यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है, ओनली वन, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं इसको। इसका एरिया जो किस क्षेत्र में फैला बता दिए, 490 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है, किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा नेशनल पार्क। और ये पूछा जाए कि ये नेशनल पार्क का इसे दर्जा कब दिया गया, तो नेशनल पार्क का इसे दर्जा दिया गया था 1977 1977 में। और उसके 10 साल बाद 1987 से 88 के बीच इसको दिया गया टाइगर रिजर्व का दर्जा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया, 1977 में, और टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, 1988 से 87 में। ठीक है, ये देखिए ये है दुधवा नेशनल पार्क, मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे लखीमपुर खीरी जिले में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके जो रिलेटेड फैक्ट्स है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द नवाबगंज पक्षी सेंचुरी इज लोकेटेड, तो नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है, उन्नाव जिले में, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। ये यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ठीक, कुछ अन्य रिलेटेड अब पक्षी अभयारण्य पढ़ लेते हैं। जैसे नवाबगंज कहाँ पर है? उन्नाव जिले में, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। फिर सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? हरदोई जिले में। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? हरदोई जिले में। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? आगरा जिले में। ऐसे तो अभी 5-6 और पक्षी अभयारण्य हैं, मैं उन्हें भी बाद में रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अभी के लिए आप ये 3 याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते चलिए इनकी बार बार, एग्जाम में आएगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप देखते ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? द प्रोग्राम ऑफ लिंकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी of the rural poor with the banking system was launched as a pilot project in which year? मतलब कह रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक सेकंड थोड़ा सा, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष में ये काम किया गया? तो इसका सही आंसर है 1992 1992 में जोड़ा गया था। ये भी एक फालतू का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का कोई बहुत खास स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ लखनऊ? तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है, बिल्कुल है। खुसरो बाग लखनऊ में है, गलत। खुसरो बाग कहाँ पर है? प्रयागराज। प्रीवियस क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रीवियस जो सेट हमने कराए थे पार्ट 3, उसमें पूछा गया था खुसरो बाग के बारे में, तभी मैंने बताया था कि खुसरो बाग कहाँ पर है? प्रयागराज में। छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा दोनों कहाँ पर है? लखनऊ में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? लखनऊ में। तो यही पूछा गया है ना कि कौन सा स्मारक लखनऊ में नहीं है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी, खुसरो बाग कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो लखनऊ की जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो एक जगह मैंने ये कंपाइल कर लिए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। एक तो है बड़ा इमाम बाड़ा, बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है लखनऊ में, और उसी के पास है छोटा इमाम बाड़ा। फिर है रूमी दरवाजा, 76 मंजिल, दिलकुशा कोठी, हुसैनाबाद घंटाघर, शहादत अली खान का मकबरा और जामा मस्जिद। ये लखनऊ के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, और यही है ही बस लखनऊ में, इसके बाहर कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं बचा। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में इन्हीं सबसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम्र राजधानी कहलाता है। इसकी भारत की आम्र राजधानी, नेम
द टाउन विच इज कॉल्ड द मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंगो कैपिटल आपने थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो लखनऊ के पास ही है मलिहाबाद। इसके जो आम है वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, यहाँ के आम विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बहुत ही अच्छे और मीठे होते हैं। ठीक है, हर वर्ष इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, थोड़े महंगे भी मिलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ जो मलिहाबाद है इसे मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये मलिहाबाद फेमस फॉर इट्स मैंगोज। आमों के लिए फेमस है मलिहाबाद। ठीक है, अब जैसे प्रयागराज अपने किस लिए फेमस है? अमरूद के लिए। प्रयागराज अमरूदों के लिए जाना जाता है। ठीक, मलिहाबाद तो बता चुके किस लिए है, मैंगो के लिए। ठीक, आगरा से जाना जाता है आपके आलू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ताजमहल बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। ठीक, ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष में बना? तो ताज किस वर्ष में बना है? 1983 में। द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये है ताज। से कुछ रिलेटेड फैक्ट भी हम जान लेते हैं ताजमहल के बारे में। ये बात तो सबको पता होगी कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, की याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में। ताजमहल। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल आगरा में है। अब ये तो न जाए तो फिर बेकार ही है। और इसे के वास्तुकार कौन थे, मतलब इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था साद अहमद लाहौरी। साद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को बनाया था, तो ये इसके वास्तुकार थे। इसको बनने में कितना समय लगा था? इसका काम शुरू हुआ था 1632 में और खत्म हुआ था 1653 में। ठीक? और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया कब? 1983 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब शुरू स्टार्ट किया गया है? 1983 में। ठीक, यहाँ पे जो वास्तुकला देखने को मिलती है इस ताजमहल में, इसमें भारतीय वास्तुकला भी है। ठीक, में इस्लामिक वास्तुकला है और जिसे कहते हैं तुर्की, जो तुर्की वास्तुकला भी देखने को मिलती है और फारसी। चार वास्तुकलाओं का संगम यहाँ देखने को मिलता है ताजमहल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम गिवन टू उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। हाँ बिल्कुल सही, यही राइट ऑप्शन विल बी द ए। किंगडम ऑफ बनारस एंड टिटरी गढ़वाल नहीं। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद नहीं। अवध प्रदेश नहीं। तो द राइट ऑप्शन विल बी ए। तो देखिए नाम कैसे बदला, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शुरुआत में यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ये नाम कब था? ये नाम 1902 से था। कब तक? 1937 तक। 1937 में इसका नाम केवल हो गया यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, इसमें जो आगरा और अवध था हटा दिया गया इसके नाम में। ठीक, फिर ये नाम देश की आजादी तक रहा और 24 जनवरी 1950 में नाम बदल के इसका रख दिया गया यूपी। इसीलिए 24 जनवरी को क्या बनाते हैं हम? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। कब उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना हुई थी? 1950 में। ठीक, तो उस समय हाँ ये जो, हाँ ये चीज बतानी थी कि अंग्रेज इसी समय थे 1902 से इवन 1950 तक थे, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया है केवल यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड? तो ये एस्टैब्लिश की गई थी 1916 में। देखिए प्रीवियस आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस पार्ट के, उसमें भी इसमें ये पूछा गया था कि बीएचयू की एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी? ठीक है, तो बताया गया था कि बीएचयू की एस्टैब्लिशमेंट 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो यूपी के जो फेमस
यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बीएचयू का यहाँ पे पूछा गया है, कब हुआ है, 1916 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू जिसे कहते हैं, का कब हुआ है, 1920 में। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूसी के लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है का कब हुआ है, 1920 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद वाले जानते होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1887 में। तो इन सभी में सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैं इससे प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी में बसी हुई है। तो असल में क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। और इसका उस समय गठन हुआ था कब, 1875 में। यही नाम था अंग्रेजों के समय से। लेकिन बाद में 1920 में इसका नाम बदल के रख दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो आपका सही आंसर होगा 1920। अगर बोला जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो आप कहेंगे 1875। तो ऐसे तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सबसे पुराना है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक। तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्रकार मैं आज से साइन ऑफ करता हूँ।